You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. कल प्लेन मिरर के बारे में जो भी बताया था उसमें कुछ डाउट है? एनी पार्ट? प्लेन मिरर में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ इमेजेस और पैरेलली प्लेस्ड मिरर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था इस पर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सपोज हमारे दो प्लेन मिरर्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है और एक ऑब्जेक्ट को हमने M1 से 5 सेंटीमीटर पर रखा। ऑब्वियस सी बात है, इससे इसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इमेजेस कहाँ कहाँ बनेंगे? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। देयर आर infinite number of images going to form। फिर उनके लोकेशंस क्या होंगे, डिस्टेंस क्या होंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इमेज, इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज M1 से 5 सेंटीमीटर पर बनेगा और 15 सेंटीमीटर वाले M2 से भी 15 सेंटीमीटर पर बनेगा। अब इसके बाद हमको क्रॉस करते चले जाना है और हर बार हम लोग कितना ऐड करेंगे?
20, इनके बीच का जो सेपरेशन है वही ऐड करेंगे, प्लस 20। तो 5 वाला यहाँ पर 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा दूसरा इमेज, और यहाँ पर 35 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह से आगे करते चले जाएंगे। 35 प्लस 20 55, 25 से 45। तो लगातार 3 इमेजेस की बात हो M1 से, तो ये हमारे 3 डिस्टेंसेस हो जाएंगे। लगातार कंसेक्यूटिव 3 इमेजेस फ्रॉम M2 विल बी दिस वन। इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पूछे जा सकते हैं कि लगातार 3 इमेजेस के पोजीशंस क्या क्या होंगे। तो रादर देन कि हम लोग इसको कैलकुलेट करें डायरेक्टली, हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। हर बार प्लस 20 हमको ऐड करना रहेगा। इमेज का इमेज, उसका इमेज, इस तरह से ये इमेजेस बनते हैं। इसमें प्लेन मिरर में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट प्लेन मिरर से, स्फेरिकल मिरर से, वेलोसिटी लेंसेस में हर जगह कैरी फॉरवर्ड होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको पहले 1D में हम लोग समझेंगे, फिर 2D में, फिर 3D में इसको रियलाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे सिंपल इसका डायग्राम होता है, अगर कोई मिरर है और कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी लेट्स से v, इसका जो इमेज बनेगा वो किधर जाएगा। तुम देखेंगे 1 सेकेंड में ये v डिस्टेंस से आगे चला गया, तो इमेज की वो भी v डिस्टेंस से ही इधर आना पड़ेगा। यानी कि वी कैन डायरेक्टली से द वेलोसिटी ऑफ इमेज इज एग्जैक्टली सेम इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये जो वेलोसिटी है ये मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर ये ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर जाएगा तो इमेज भी अवे फ्रॉम द मिरर जाएगा। यानी कि इस केस में हमने मिरर को फिक्स रखा है, मिरर हमारा रेस्ट में है। हमारा रोटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ से उसका थोड़ा सा रिलेशन हम लोग को मिल सकता है। रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में हम रोटेट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम एंगल से रोटेट करते हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव करेगा, इमेज उसी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये स्टेटमेंट हर समय ट्रू नहीं है। ये तब ट्रू है इफ ऑब्जेक्ट is moving perpendicular to the plane of mirror। क्या मतलब है इसका? अगर हम ऐसा सोचें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे ना मूव करके, अगर ये हमारा मिरर कुछ ऐसे हो, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल डायग्राम रियलाइज कर सकते हैं हम लोग। ये हमारा मिरर कुछ ऐसा है, दीवार की तरह। इस तरह से। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, आगे जा सकता है और पीछे जा सकता है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, ये लेफ्ट राइट, अप डाउन एंड आगे पीछे। और ये पूरा हमारा प्लेन मिरर है। पीछे सिल्वरिंग सरफेस है और आगे जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है वो सरफेस दिया हुआ है। डांस एकेडमी में दीवार पर पूरा बड़ा मिरर लगा देते हैं, कुछ वैसा। तो अभी जो हमने ये वाला सिचुएशन किया है, ये इस डायग्राम में ये वाला केस है, जिसमें हम जो मूवमेंट कर रहे हैं वो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है।
लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से जाए लाइक दिस, या फिर इस तरीके से आए, जैसा हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी अपोजिट होगी, ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है तो इमेज इधर आने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। उस केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन जा रहा है तो इमेज भी उधर ही जाएगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज भी इधर ही जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज भी ऊपर ही जाएगा, और अगर नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाएगा, क्योंकि इमेज हमेशा उसी के सामने बनता है, तो जिधर जाएगा उधर ही जाना पड़ेगा इमेज को। तो ये जो मूवमेंट है ये अलोंग द प्लेन ऑफ द मिरर है। तो मूवमेंट कैसा है ये हमको समझना पड़ेगा। टोटल वेलोसिटी में 4 कॉन्सेप्ट होते हैं और चारों को मर्ज करके हमारा क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे बुक्स में इसको रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में बताते हैं, बहुत सारे नोटेशंस यूज करते हैं। मैं वो सब तरीके से आपको नहीं बताना चाहता। 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट को मैनुअली मर्ज करना पड़ेगा। आसान है रादर देन हम बहुत सारे टर्म्स टर्मिनोलॉजीज में इंट्रोड्यूस करें। तो पहला हमने कॉन्सेप्ट लिखा है कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर देन ये रिलेशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग along the plane of mirror, अगर मिरर के प्लेन के along मूव कर रहा है तो उस समय वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगा। ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ लिखने पर जो बच्चे चीज़ों को नहीं समझते वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। ये एक अलग सिनेरियो है, ये एक अलग सिनेरियो है। हो सकता है दोनों सिनेरियो को एक साथ दे दिया जाए, और अभी इस पूरे सिचुएशन में मिरर हमारा रेस्ट में, मिरर इज नॉट मूविंग। मिरर को रेस्ट में रख के हमने ऑब्जेक्ट को मूव किया, एक बार उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक बार उसके प्लेन के अलग। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखेंगे, मिरर को मूव करेंगे। तो पहले 1D डायग्राम जैसे दिख रहा है, फिर उसके बाद 2D डायग्राम। तो सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आवर मिरर। And let's say the mirror is moving with velocity u. If mirror is moving perpendicular to its plane, अपने प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये, और ये रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रहा। उस केस में इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, कौन बताएगा? व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज? एनीवन? तो जैसे सेम ही होगी, मिरर जितनी। क्या? मिरर जितनी ही होगी। ये जो हमारा डिस्टेंस है, अगर मैं उसको x मान लूं तो इमेज भी हमारा एक डिस्टेंस पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कुछ देर के बाद, मतलब 1 सेकंड के बाद, अगर मिरर v डिस्टेंस कवर करके, रादर u, मिरर की वेलोसिटी u लिया हमने, तो u डिस्टेंस कवर करके अगर यहाँ आता है, ये डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस यू। तो हमारा इमेज भी इससे अब x माइनस यू डिस्टेंस समवेयर हियर, x माइनस यू यहाँ बन जाएगा। तो एक्चुअली ये डिस्टेंस कितना है, अगर हमको ये निकालना हो तो टोटल इनिशियल ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन है 2x माइनस, अभी जो ऑब्जेक्ट और इमेज का सेपरेशन है वो है 2x माइनस 2u, और इसको अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2u। यानी कि इमेज 2u से मूव कर गया उसी 1 सेकंड में।
मैंने पहले ही बताया था कि इसको रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हैं। मतलब बेसिक फंडा क्या हुआ, अगर मिरर अगर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन मूव करता है तो इमेज उसके डबल स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। उस केस में वी आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी एम। एक सेकेंड में ही मिरर ने यू मूव किया और इमेज ने टू यू मूव किया, तो ये बात सिंपली प्रूव हो सकती है, और यही प्रूव है कि ये डबल मूव कर रहा है एक सेकेंड, वेलोसिटी डबल। ये तो तब है जब मिरर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन मूव कर रहा है, और अगर मिरर अपने प्लेन के अलॉन्ग मूव करने लगे तब क्या होगा। इफ मिरर इज मूविंग along its plane, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा इसको 3D डायग्राम की जैसा बनाऊं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका कहीं इमेज यहाँ पर ऐसा तो मारने बन रहा है, और ये जो मिरर है इसको हम या तो ऊपर खींच लें या नीचे खींच लें या दाएं खींच लें या बाएं खींच लें। क्या हमारा इमेज का पोजीशन चेंज होगा? नहीं। जैसे इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हमारे सामने से कोई बड़ा सा मिरर लेके जा रहा है, हमारा तो इमेज हमारे सामने ही रहेगा पूरे टाइम। हमारे सामने से इधर लेके जाए, इधर लेके जाए, ऊपर लेके जाए, नीचे लेके जाए, तो इमेज तो वही रहेगा। हाँ, सामने हमारी तरफ आने लगे, हमसे दूर जाने लगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहानी चेंज होती है। लेकिन यहाँ पर इमेज जो वेलोसिटी है विल रिमेन इंडिपेंडेंट। तो जब मिरर अपने प्लेन के लॉन्ग मूव करता है तो उसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता। और अगर हम भी रेस्ट में हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कायदे से वी आई 0 हो जाएगा। अब ये टोटल 4 कॉन्सेप्ट हुए, और टुवर्ड्स अवे अगर ऐसा करने लगेंगे तो फिर वो 8 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। वैसे टुवर्ड्स अवे का मतलब नहीं, साइन हमने लगा दिया है, इससे हम लोग को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, नहीं साइन लगाया सेम डायरेक्शन, डबल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, नो इफेक्ट। तो ये टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। अब एक ही साथ एक क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने का बात आएगा। पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस, फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चन। लाइक एक क्वेश्चन सिंपली ऐसा पूछा जा सकता है, ये मिरर है, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये हमारा इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन दिस सिचुएशन? नाइन मीटर पर सेकंड। बताइए जल्दी जल्दी, ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें टाइम मत लो, जल्दी जल्दी इसको खत्म करो। तो ये हमारा हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। क्यों? इसका डबल करना है, इसका अपोजिट करना है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर यही हम कोई भी कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसमें जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, तो हमारा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अब इसी में इसको इधर कर दिया, उसको उधर कर दिया, इसको ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा इसमें अगर और चेंजेस करने हो, मान लेते हैं ये हमारा मिरर है और ये एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया 37 डिग्री पर,
वेलोसिटी ऑफ इमेज, अगर हम इसको x और y मान लें, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन टर्म्स ऑफ i एंड j क्या होगा, ये हमको बताना है कि 20 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा बताइए? -16i + 12j। -16i + 12j। क्या सबका यही आंसर आ रहा है? हाँ सर। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ रिपीट हो रहा है। 20 cos 37, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो इसका रिवर्स करना पड़ेगा। 20 sin 37, ये एलॉन्ग है, इसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये हमारा 12j हो जाएगा एज इट इज, और इसका उल्टा लेना पड़ेगा, इसलिए -16। अगर मान लो इसमें मिरर को भी एक वेलोसिटी दे देते हैं, मिरर को भी अपन इस तरह से कोई एक टर्न दे दिए, सपोज ऐसा, लेट से ये भी कोई एंगल ले लिया, 53 डिग्री ले लो या 37 डिग्री ले लो। 37 53 इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए, बस और कुछ नहीं। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा आंसर क्या होगा? चलो अब तुम लोग फिर से ट्राई करो इसको। हमने चेंज कर दिया, पहले वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नया क्वेश्चन हो गया, अब इसका हमको आंसर चाहिए। बताइए। -32i -20 -32i कैप + 12j। प्लस 12। ये इंटरेस्टिंग है कि हमारा ये टर्म अफेक्टेड नहीं होता। मिरर की वेलोसिटी डालने से ये टर्म एज इट इज रहा, क्योंकि मिरर की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर वाले कंपोनेंट को ही अफेक्ट कर सकती है। अलोंग द प्लेन जो कंपोनेंट्स हैं वो मिरर की वेलोसिटी से अफेक्टेड नहीं होंगे। ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट है, 10 cos 37, यहाँ पर ये 10 cos 37 हो जाएगा। 10 cos 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/5 8। ये 8 से इधर जा रहा है, इसका 16 करना पड़ेगा, 16। और ये 20 cos 37, ये हमारा खुद ही 16 है, तो दोनों ऐड होके -32 हो गए। बिल्कुल सही। और वर्टिकल कंपोनेंट जो मिरर का है, जो अलोंग द प्लेन हो रहा है, उसका कोई रोल नहीं है। दैट मीन्स ये वाला जो कंपोनेंट है 10 sin 37, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये वेलोसिटी के लिए कोई रोल प्ले नहीं करने वाला। अगर ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो एक क्वेश्चन करो। इफ velocity of object is 2i - j plus 3k and velocity of mirror is I plus 3j minus 2k, find the velocity of image if mirror is along xy plane, yz plane, zx plane।
ये हमारा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंसिडरिंग reflecting surface is facing the object. ये कंडीशन हमको होना चाहिए कायदे से, नहीं भी दिया रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कायदे से ये चीज मेंशन होना चाहिए। चलिए, इत्मीनान से करोगे तो एक बार में आंसर आ जाएगा, और नहीं तो फिर बहुत तकलीफ है इस क्वेश्चन में। सोच सोच के इत्मीनान से। जिनका हो जाए वो हैंड रेस करेंगे। अगले वेंसडे का आप लोग का कोई कुछ टेस्ट वेस्ट तो नहीं है ना? क्या है? कोई शेड्यूल है सच? टर्म टेस्ट है। अगले वेंसडे को टेस्ट है? थर्सडे को है। थर्सडे को है। थर्सडे को, या मतलब थर्सडे को नहीं, वेंसडे को, वेंसडे को। वेडनेसडे का कंफर्म नहीं है, टेस्ट हुई तो हो सकती है। तो ये कौन सा टेस्ट अभी रख रहे हैं वहां पे? सेकेंड AITS की प्रैक्टिस टेस्ट। अच्छा, तो लग रहा है कि अब ये बुधवार वाला जो ऑफलाइन टेस्ट है ना, ये हर बार अब डिस्टर्ब होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कुछ न कुछ वेंसडे को हो ही रहा है। उस दिन एक बच्चे ने शेड्यूल शेयर किया था, उसमें जो अचीवर बच्चे हैं उनका एक अलग शेड्यूल है, उनका भी वेंसडे को कुछ कुछ टेस्ट एक्स्ट्रा क्लास डाल दिया गया है। ओके, चलिए बताइए, फर्स्ट का आंसर कौन बताएगा? फर्स्ट का आंसर निराला, आप बताओ। 2i minus j minus 7k. वाई माइनस जे माइनस 7k। तो जितने बच्चे हैंड रेस किए हैं, किसी का इससे अलग आंसर या सबका यही आंसर है? देख के बताओ, सबका सेम आंसर है या इससे अलग आंसर है? सेम है। ओके, वाईजेड प्लेन का पूरा जवाब बताओ। निकाला नहीं अभी तक। ओके, बात माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। माइनस जे कैप, सॉरी जे कैप जे एक मिनट, माइनस जे कैप बोल रहे हो ना? प्लस 3k कैप। प्लस 3k कैप। ओके, सेकेंड वन सब लोग देखिए, जिसका आंसर सर डिफर कर। प्लस 2 आया है। अच्छा, आई का? हाँ प्लस 2। ओके, लेट्स सी। पहला वाला ही आया था। फर्स्ट वाला ही आंसर आया है? हाँ। फर्स्ट वाला तो आंसर नहीं आएगा। एक बच्चे का 2i आया है, लेट्स सी, इस नंबर पे डाउट है। जेड एक्स प्लेन का कौन बताएगा? सब कोई बताए जो अभी तक नहीं बताया वो आंसर।
एक बार में अगर ये सही किए तो मतलब हमने जितना भी अभी बकबक किया है पिछले आधे घंटे में वो एकदम हूबहू वैसे ही समझ आया है। लेकिन अगर एक बार में सही नहीं हो रहा मतलब हमने चीज़ों को थोड़ा तरीके से नहीं समझा। पेशेंस चाहिए, लेकिन एक ही बार में सही होगा, तो दोबारा कैलकुलेट करने तक का जरूरत नहीं है। कौन बताएगा थर्ड का आंसर? चलो नीरल आप ही बताओ। 2i minus 4j plus 3k. ओके, अब ये आंसर सही है नहीं है उसके लिए हम लोग एक एक करके, मैं एक ही बताऊंगा, उसके बाद तुम लोग डायरेक्ट आंसर ही लिख दोगे। सर एक सेकेंड, वो 2i minus 3j plus 3k. अच्छा, A3J, लेट्स सी। सबसे पहले तो मिरर किस प्लेन में है, सर ध्यान से सुनो, और उसी के अकॉर्डिंग ये इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एग्जाम में ये नहीं आएगा। ये जो हमने इतना सारा कुछ बताया है ऐसे वैसे, ये सब नहीं पूछते, अब सीधे ये पूछ देते हैं। इसलिए हम लोग एक बार में ही आंसर लिखें और बिल्कुल सही लिखें, ये समझ में आना चाहिए। तो जैसे XY प्लेन में मिरर है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो XY प्लेन में है उसको एज इट इज लिख लो, और मिरर की वेलोसिटी जो XY प्लेन में है उसको इग्नोर कर दो। मिरर की वेलोसिटी जो XY प्लेन में है उसको गायब सोचना है, वो है ही नहीं, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो 2i माइनस जे एज इट इज हमने लिख दिया, बिल्कुल यहाँ पर वही लिखा हुआ है। अब बात आती है के डायरेक्शन। XY प्लेन के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन के डायरेक्शन है, तो के डायरेक्शन में मिरर की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दोनों इफेक्टेड करेंगे। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो भी वैल्यू होगा उसका माइनस करना है, यानी ये +3k है तो -3k इसके कारण आएगा इमेज की वेलोसिटी में कंट्रीब्यूशन, और इसमें -k है तो इसका डबल, मिरर की वेलोसिटी का डबल सेम डायरेक्शन में, तो -2k इसके कारण आएगा, ये हो जाएगा -5k। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। अनफॉर्चुनेटली तुम लोग ने ये गलत कर दिया। सर आपने पहले वो -2 सर कैप आपने बोला था, -2k कैप बोला था। लिखने में -k कैप लिखा था, -2 के कैप बोला था। माइनस, अच्छा ये i+3j माइनस के, यहाँ पर -2k बोला था क्या? हाँ सर। ओके ठीक है, तो डेटा फिर चेंज कर लो, मतलब मुझे नहीं पता, हमने तो डेटा लिखा है, तो अब क्या पता हमने कुछ अंडू किया है, उसमें भी हो सकता है कि वो अंडू हो गया हो, आई डोंट नो। इस डेटा के अनुसार यही आंसर है। अब जिन बच्चों से नहीं हुआ वो लोग ट्राई कर सकते हैं बाकी के दो। मैं 1-2 मिनट का फिर से टाइम देता हूँ, यू कैन सिंपली ट्राई, और ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, यू कैन इजीली डू दैट। चलो ट्राई करो। सर हाँ, सर लास्ट वाले में 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। प्लस 3k कैप, लेट्स सी। +7 आएगा। अरे बाप रे, जी इतना सर, हाँ +7। इतना कॉन्फ्लिक्ट करोगे तो कैसे चलेगा काम? एक बार में करो, सही करो। फिर से एक बार मैं आप लोगों को बताऊं, YZ प्लेन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, तो y और z, मतलब -j + 3k, ये एज इट इज लिख लो, -j + 3k। और मिरर का ये वाला टर्म को इग्नोर कर दो, j और k वाले को। अब ये जो x का, क्योंकि YZ प्लेन के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन x है, इसका डबल 2i, और इसका उल्टा -2i, और संयोग से 2i -2i ये 0 हो जाएंगे, और ये बिल्कुल 0i कैप, ये बिल्कुल सही आंसर था। ये 2 अपने गड़बड़ कर दिया बच्चे। इंडिविजुअली दोनों का कंट्रीब्यूशन हमको ऐड करना है साइन के साथ, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2i है तो -2i उसके कारण आएगा, और इसमें डबल करना है तो +2i आ जाएगा।
सीधे सीधे ये नलीफाई हो रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। थर्ड वाले के लिए z और x, यानी कि x 2i और ये 3k, तो 2i और 3k तो एज इट इज रख ही दो, ये तो होगा ही। अब बस बीच का टर्म क्या होगा, उसके लिए जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसका उल्टा मतलब प्लस j, और जो इमेज मिरर की वेलोसिटी उसका डबल, तो 6 प्लस j 7। दोनों लोग गड़बड़ कर दिए। टू आई प्लस 7j प्लस 3k। क्लियरली समझ आया? अब ऐसा कोई भी एग्जांपल अगर दिया जाए तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ सर। अब इसमें कुछ और भी क्वेश्चन वैरायटी के पूछे जाते हैं, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, ये हमारे पास दो मिरर्स हैं, ये M1 और ये है M2, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ ठीक एंगल बना रहा है। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसके दो इमेज बनेंगे, एक तो हमारा I1 बनेगा और एक M2 में I2 बनेगा। तो वेलोसिटी ऑफ I2 विथ रिस्पेक्ट टू I1। एक और बात ध्यान रखनी है, देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें सब में वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने बताया है। अब क्वेश्चन पूछने वाला हर बार वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछे, ये जरूरी तो नहीं है। क्या होता है, बहुत बार वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछ देते हैं। अब हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जस्ट उल्टा होता है, लेकिन अगर तुम वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट करोगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एड अप हो जाएंगे। क्या पॉइंट है मेरा? जैसे ये मिरर है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, इमेज की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट टू इमेज की वेलोसिटी अगर पूछी जाए तो 5 और 5 10 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। अब बच्चों से ये पूछा जाता है आंसर ये कर देंगे, ये पूछा जाएगा ये आंसर कर देंगे, उल्टा पलटी आंसर करेंगे। तो इमेज की वेलोसिटी डायरेक्टली पूछी गई है, ये इमेज की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछी गई है, इमेज की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर पूछी गई है, क्योंकि मिरर के भी रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी पूछी जा सकती है, हर बार मिरर रेस्ट में नहीं हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू जब लग जाए तब हमको थोड़ा केयरफुल रहना है। ऐसे हमने जितने भी अभी एग्जाम्पल किए हैं इसमें सब में वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही हमने निकाला है, और उसके बाद किसी के रेस्पेक्ट पे अगर निकालना हो तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, वी कैन डू। लेकिन अगर इसको मेंशन नहीं करें तो बच्चों को ध्यान में नहीं रहता कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। वेलोसिटी ऑफ इमेज जैसे ही देखते हैं वो सीधे आंसर कर देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ही बोला है, यहां तक नहीं पढ़ते। तो इसलिए इमेज की वेलोसिटी हमको किसी के रेस्पेक्ट में पूछी जा सकती है, उस सिचुएशन के अनुसार दोनों का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पता है तो हम रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर पूछा गया वेलोसिटी ऑफ I2 विथ रिस्पेक्ट टू I1। I2 M2 का इमेज है, जहां भी बन रहा हो, कहाँ बन रहा है ये मेरे लिए कंसर्न नहीं है, और I1 ये हमारा, और अगर तुमको लगे तो तुम I और J यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन यूज I और J, क्योंकि इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर I और J नहीं यूज करोगे। चलिए ट्राई कीजिए।
कौन कौन से बच्चे अब रेगुलरली क्लास आना बंद कर चुके हैं? जैसे एक तो वो बच्ची है हीरल, वो आना बंद कर चुकी है, बहुत दिन से हम देख रहे हैं। दूसरा माधव भी आजकल अपसेंट हो रहा है बहुत ज्यादा। ओके, तीसरा सृजल और चौथा नचिकेत। ये 4 बच्चे हैं, नचिकेत, सृजल, माधव, हीरल। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, तो पहले ट्राई करो। किया जाए। हाँ बताइए क्या है आंसर? माइनस वी साइन थीटा माइनस वी, माइनस वी वी साइन थीटा साइन माइनस माइनस वी। वी, बस ये आई आई और जे कैप, ये आई कैप में पूरा आई कैप में। नहीं, एक और टर्म है। अच्छा, हाँ, प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। प्लस वी कॉस थीटा जे कैप, ऐसा। हाँ सर, ये आया। यही आ रहा है। देखो इसमें कोई शक नहीं है कि जब हमारा वेलोसिटी गिवन हो तो हम मिरर के लॉन्ग, मिरर के परपेंडिकुलर उसको ब्रेक करते हैं। लेकिन कभी कभी एक और कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उससे थोड़ा चीजें आसान होती है। कैसे? जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है, कायदे से देखा जाए तो इसका इमेज I1, पहले वेलोसिटी ऑफ I1 मैं उसको V1 लिख देता हूँ। ये इमेज की वेलोसिटी M1 से जो इमेज बन रहा है उसकी है, और इसको लिखने में बिल्कुल भी कोई देरी नहीं हो सकती, ये VI है। ये तो समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इस प्लेन मिरर के अलॉन्ग है, तो जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है वही इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन दिक्कत इस M2 का है। M2 के लिए ये वेलोसिटी अब हम ये कर सकते हैं, इसके अलॉन्ग, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़ दो, और इसकी वेलोसिटी का उल्टा, ये परपेंडिकुलर तो मिरर वेलोसिटी है तो इसका उल्टा। इस तरह से सोचने से एक और अच्छा तरीका होता है क्या, ध्यान से देखना। इस वेलोसिटी को ऐसे सामने लेके आ जाओ और मिरर के पास
जो वेलोसिटी है हमारी ऑब्जेक्ट की वो ऐसी है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है। तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी एग्जैक्टली इतना ही एंगल बनाते हुए अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर टू है। ये 90 डिग्री नहीं है, ये थीटा है तो ये थीटा है। वेरी सिंपल। चाहो तो इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इसी तरीके से इसको सोचेंगे तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इमेज जो v2 है उसकी वेलोसिटी एक्चुअली हुई क्या, तो ये हमारा जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड वही रहेगा, एंगल हमारा हो जाएगा 2 थीटा। तो इसमें v cos 2 थीटा आई कैप, और ये हो जाएगा v sin 2 थीटा जे कैप। ये v2 हो गया, v cos ऑफ 2 थीटा आई कैप प्लस v sin 2 थीटा जे कैप। अब v रिलेटिव टू विथ रिस्पेक्ट टू 1 माइनस करना है, तो v cos ऑफ 2 थीटा माइनस v आई कैप प्लस v sin 2 थीटा जे कैप। v को कॉमन कर लिया जाए, cos 2 थीटा माइनस 1, ये हमारा cos 2 थीटा माइनस 1 का टर्म है। इसको अगर चाहें तो हम और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही रहने दो। और ये v sin 2 थीटा, मैग्नीट्यूड निकालो तो मैग्नीट्यूड वगैरह भी निकाल सकते हैं, ये तुम लोग गड़बड़ निकालो। अब इस बात को प्रूफ करने का बात है कि ये थीटा ऐसे कैसे हो गया। देखो कायदे से अगर प्रूफ करोगे तो इस मिरर को एक्सटेंड कर दो, और ये जो वेलोसिटी है जो मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका एक उल्टा वेक्टर बना दो ऐसा, और ये एंगल थीटा है। यहाँ नहीं बनाते, इसको नीचे बनाते, नहीं तो यहाँ पर बहुत गंदगी हो जाएगी। पहले ये देख लो जो हमने बताया है, वैसे थोड़ा करने से चीज आसान होगा। क्यों हो रहा है वैसा, ये यहाँ पर देख लो। एक ही मिरर बनाओ लाइक दिस, ये हमारा मिरर है, एंड दिस एंगल इज थीटा, और ये हमारी वेलोसिटी है। हमने क्या किया, एक वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मिरर और एक वेलोसिटी अलोंग द मिरर, ये हमने तोड़ दी। ये एंगल अभी भी थीटा है, अगर ये v है तो ये v cos ऑफ थीटा, और ये हमारा हो जाएगा v sin थीटा। अब इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, तो इमेज हमारा यहाँ पर बनेगा इक्वल डिस्टेंस, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v cos थीटा v sin थीटा। ये अलोंग द इंक्लाइन, ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो इसको जब हम इंक्लाइंड प्लेन से रिजल्टेंट निकालेंगे, ये एंगल तुम देखोगे v sin थीटा बाई v cos थीटा, tan थीटा निकालोगे तो ये थीटा ही आ जाएगा। और ये कौन सा डायरेक्शन, ये इंक्लाइंड प्लेन का ही डायरेक्शन। बेसिकली अगर हम इसको सीधे v लिख दें और इस एंगल को थीटा लिख दें तो ऐसा ही तो है। ये हमारा v sin थीटा आया, ये हमारा v cos थीटा आया। मेरा पॉइंट बस इतना है कि अगर हम नेट वेलोसिटी को, ये इंक्लाइंड प्लेन का डायरेक्शन है, अगर इससे थीटा लिख दें और इसको भी लिख दें तो तभी तो यही आएगा। तो यही तो हमने किया है। v2 v है, उतना ही एंगल बना के इस साइड में,
V2 हमने नाम लिखा है, मैग्नीट्यूड तो V लिया है। देखो समझ आ रही है बात? ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो ऐसा मिरर दे दिया गया, थोड़ा अच्छे से बना लो। मिरर हमारा कुछ ऐसा दे दिया गया और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। अब बोले जाएगा इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। लेट से ये एंगल हमारा दिया गया है अल्फा, ये ऊपर जाएगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये इसके साथ कितना एंगल बना रही है, तो ये बना रही है 90 माइनस अल्फा। तो बस तुम तुरंत इमेज की वेलोसिटी इसी मिरर से उतना ही एंगल 90 माइनस अल्फा पर वी नॉट दिखा दो, यही हो गया आंसर। जितना ये एंगल बना रहा है उस साइड में, उतना ही इस साइड में एंगल 90 माइनस अल्फा वी नॉट स्पीड, यही इमेज की वेलोसिटी है। अब कंपोनेंट्स लेने हैं, जो करना है वो सब कर सकते हो, लेकिन इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का, अलोंग द मिरर परपेंडिकुलर, ये करने का जरूरत नहीं है। इसको एक बार इत्मीनान से, जैसे मैंने यहाँ पर तुम लोग को बताया, यहाँ पर ये इत्मीनान से एक बार इसको कर लो और एक बार रियलाइज कर लो इस चीज को कि हाँ ऐसा होता है। और इसके बाद हमको इस तरह से नहीं करना है। क्यों? दिक्कत इसमें क्या होता है, इसमें हमको इंक्लाइंड से एंगल लेना होता है और हम डायग्राम बना रहे होते हैं दूर दूर, तो कंफ्यूजन थोड़ा होता है। इसलिए इसमें सबसे बेटर है इस तरीके से सोचना। जो भी मिरर के साथ ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा वेलोसिटी, उसके अपोजिट सेंस में वही एंगल बना के इमेज की वेलोसिटी कर देगा, और ये हमेशा वैलिड रहेगा। तो कोई भी डायग्राम मेरे को ड्रॉ करके बताओ तो ये चीज वैलिड रहेगी। और उसके बाद कंपोनेंट लेना तो सबको आता ही है वेक्टर का। आई बात समझ में? ठीक है ना? अरे राम। हाँ सर। देखो अगर ऐसा सर रियलाइज नहीं हो रहा है तो तुम क्या करो, इत्मीनान से बैठ के और इस डायग्राम को बार बार 2-3 बार ड्रॉ करो। तो 2-3 बार ड्रॉ कर लोगे तो अपने आप ये चीज समझ में आ जाएगी कि हम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। 2 बार तो हमने खुद ही तुम्हारे सामने किया है और तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 बार तो हम ही ने कर दिया अभी। तो 4-5 बार तुमको करना पड़ेगा, तब तुमको सच में जेहन में बैठेगा कि हाँ ये सही हो रहा है। नहीं तो लगेगा कि अबे ये कैसे हो रहा है। क्योंकि देखो तुम लोग ने आंसर जो किया है वो गलत किया है, मतलब कहीं ना कहीं तुम लोग ने गलत यूज किया है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर कॉस थीटा लेके आए हो जे में और यहाँ पर साइन 2 का टर्म कम आ रहा है, ये कैसे दोनों बराबर हो सकते हैं बताओ? सिमिलरली वी साइन थीटा माइनस भी, ये दोनों का टर्म ये बेसिकली ऐड हो रहा है, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, cos 2 थीटा का टर्म है या साइन थीटा लिखे हो। ये टोटली रॉन्ग आंसर था तुम लोग का। और 2 लोग का अगर यही आंसर आया मतलब सबने सेम मिस्टेक किया हुआ है। तो जब एक्स वाई जेड वाला प्लेन वाला टाइप का क्वेश्चन है तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में सोचना था वैसे। और अगर इस टाइप का कभी गलती से क्वेश्चन आ जाए, बहुत बार क्या होता है कि एक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊँ। एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग को पढ़ाता था और उसमें प्लेन मिरर से भर भर के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे इस तरीके से एक मिरर दे दिया गया और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फायर कर दिया गया। ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अब ऐसा कुछ वेलोसिटी यूज फेंका गया और क्वेश्चन में ये है कि एट व्हाट टाइम, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, लेंदी क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम velocity will remain at rest with respect to object। मेरे को बस कंडीशन बता दो कि क्वेश्चन में क्या करने से ये कंडीशन होल्ड हो जाएगा।
जब वो मिरर के प्लेन के अलोंग मूव करने लगेगा। जब इसकी वेलोसिटी, क्योंकि हमको पता है कि प्रोजेक्टाइल में एंगल कम होता है विद टाइम, तो कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के साथ अल्फा एंगल बनाएगी, और तब ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी होगी उसमें वी डैश या भी जो भी लिखो, हमने इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट किया है तो भी लिख सकते हैं, ये प्लेन के अलॉन्ग हो जाएगी। अल्फा एंगल जब बनाएगा उस इंस्टेंट पर ही इमेज की वेलोसिटी जो होगी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो जाएगा, क्योंकि अलोंग द प्लेन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वेलोसिटी जीरो हो चुका है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। उसके पहले और बाद में परपेंडिकुलर टू द प्लेन मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जब वेलोसिटी का एंगल अल्फा होगा बस उसी इंस्टेंट पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर वेलोसिटी नहीं है, और हमको वही इंस्टेंट निकालना होता है। तो इसमें हम लोग अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ मिरर परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मिरर ऐसे करके लेते हैं। जी को भी उसी तरह से कंपोनेंट में तोड़ा जाता है, और ये एक इंक्लाइंड प्लेन जैसा क्वेश्चन बनता है। तो और भी इसमें कुछ कुछ मतलब है कि मिड पॉइंट पर रखा गया है, मिड पॉइंट से फायर किया गया, ऐसा ये पूरा क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहा, बट ये चीज मेरे को अभी ध्यान में आ रही थी। तुम लोग कहोगे तो इसको हम शेयर कर देंगे, प्रैक्टिस के लिए कभी करते रहना। तो प्लेन मिरर में सबसे इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, बाकी फील्ड ऑफ व्यू उसके रिलेटेड क्वेश्चंस वो हमको कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन देखो तो मान लो ये हमारा एक लाइट सोर्स है, एक टॉर्च है, मान लो इस तरह से ऐसा एक लाइट सोर्स है, और यहाँ पर एक मिरर है। ऑब्वियस सी बात है ये लाइट यहाँ से निकलेगा और ये कोई एक स्पॉट बनाएगा यहाँ पर। अब इस मिरर को अगर ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए तो इस स्पॉट के साथ क्या होगा, ये स्पॉट यही रहेगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, और अगर v वेलोसिटी दे दे तो उसके टर्म्स में क्या हम इस स्पॉट की वेलोसिटी पर कमेंट कर सकते हैं? ये सिंगल लाइट सोर्स है, तो ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर लाइट सोर्स रखा गया है और एक ही ऐसे लाइट रे आ रही है इस तरह से कि मल्टीपल लाइट्स में मल्टीपल स्पॉट्स होंगे, फिर कमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब इस मिरर को अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो स्पॉट के साथ क्या होगा, अब बताइए। लेफ्ट में जाएगा। अगर हम ऊपर लेके मिरर को जाएंगे तो ये लेफ्ट की तरफ आएगा, और अगर नीचे की तरफ लेके जाए तो राइट की तरफ। लॉजिक ऊपर लेके आया तो लाइट जल्दी टकरा जा रही मिरर से और फिर जल्दी रिफ्लेक्ट भी हो जा रही है, तो पास इस में ही टकरा तरीके जाती से हम क्या करेंगे, हम एक पोजीशन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से अगेन जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो ये जो स्पॉट है वो इस सोर्स की तरफ मूव करता हुआ आएगा। अगर हम मिरर को दूर लेके चले गए, क्योंकि एंगल तो चेंज नहीं होना है, तो ये कुछ ऐसे आएगा और रिफ्लेक्ट होके तो ये आगे जाएगा। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिरर को अगर हम दूर लेके जाएंगे तो स्पॉट कैसे जाएगा, मिरर को नजदीक लेके जाएंगे तो स्पॉट कैसे जाएगा। और अगर हम चाहें तो
वेलोसिटी पर भी कमेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी पर कमेंट किया जा सकता है। जैसे कर सकते हैं क्या, 1 मिनट सोचने दो। हाँ कर सकते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा ये सेम होंगे। अच्छा, एक बार इस पर सोचना कि हम लोग वेलोसिटी के का साथ इस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या। एक तो मूवमेंट समझ में आ गया डायरेक्टली, वो तो देख के समझ आ रहा होगा। मैं अभी मूवमेंट ही सिर्फ बताता हूँ, एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड वाला बात थोड़ा दिक्कत जाएगा। तो ये स्पॉट किधर जाएगा, अगर ये हमको देखना हो तो बस एक मिरर ऊपर एक मिरर नीचे ड्रॉ करके, जैसे ही तुम लाइट रे ड्रॉ करोगे यू कैन डायरेक्टली सी कि स्पॉट मूव करेगा। अगर मिरर नजदीक जाएगा तो स्पॉट लाइट सोर्स की तरफ जाएगा, अगर जाएगा तो ये अवे की तरफ जाएगा। अब मेरे को बस ये सोचना है कि इस वेलोसिटी के साथ इसके मूवमेंट को रिलेट कर सकते हैं क्या। तो एंगल्स वगैरह की बात शायद आ सकती है उसमें, मेरे को देखना पड़ेगा। एक बार मैं इस पर देख के उसके बाद तुम लोग को बताऊंगा, एकदम से ध्यान में नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गए इस चीज को डिस्कस किए हुए। तुम लोग भी सोच सकते हैं इस पर। तो प्लेन मिरर में लगभग जितने कॉन्सेप्ट्स थे वो हो चुके हैं। अब प्लेन मिरर में ज्यादा कुछ बाकी नहीं है। 1 मिनट मेरे को कुछ देखने दो, कुछ छूट तो नहीं रहा। हाँ, एक वेक्टर फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ, जैसे एक क्वेश्चन है, रुको। वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक चीज छूट रहा था बच्चे, ये जो ऑल लाई इन द सेम प्लेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बनता है। देखो इस तरह का एक क्वेश्चन है। A plane mirror is placed along YZ plane. An incident ray along the unit vector I by root 3, J by root 3, K by root 3 is incident on the mirror. Find the unit vector along the reflected ray. ये हमारा एक क्वेश्चन है। ये हमारा, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका एक बहुत अच्छा प्रूफ भी है, देखते हैं। पहले तुम लोग इस क्वेश्चन को रियलाइज करो, इसके बाद बात हुआ।
ये हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, ये हमारा है यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, और n है यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू द मिरर। ये तीनों हमको समझ में आने चाहिए। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये सिंपली प्रोडक्ट है, इस तरीके से। इसका प्रूफ भी होता है, अभी मैं प्रूफ को इग्नोर कर रहा हूँ, इसको एज इट इज यूज करने का कोशिश करो। इसको एक बार प्रूफ किया जाए क्या, देखो तो। सपोज ये हमारा वो सरफेस है, मैं इसका 2D डायग्राम बना रहा हूँ, 3D थोड़ा डिफिकल्ट देखने में समझ में नहीं आएगा। ये हमारा नॉर्मल का डायरेक्शन है, ये n वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, हम लोग सब n यूनिट वेक्टर ही लेंगे। इंसिडेंट अरे ये हमारा एक तरीके से ए वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर, देखो वेक्टर का डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितने मैग्नीट्यूड का है। लाइट रेज का कोई लेंथ का कोई मतलब नहीं है, हमको बस वो डायरेक्शन चाहिए जिससे लाइट रे जा रही है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टॉक अबाउट द यूनिट वेक्टर्स। इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है, मान लो इंसिडेंट रे हमको यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर नहीं दिया रहता तो भी हम उसका यूनिट वेक्टर ही निकालते, और ये रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर है। अब वो किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालो तो उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेन हमारा है डायरेक्शन, तो ये हमारा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट्स से दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये लाइट रे कुछ ऐसे जाएगी, हमको इसी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, बेसिकली ये वेक्टर चाहिए, और इसके अलोंग जो भी वेक्टर है उसको भी बोल देंगे, एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू y। अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें, और ये हमारा जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा, एकदम दिमाग में नहीं आ रही है। इसका प्रूफ बता देंगे अगर तुम लोग कहोगे तो, कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, बट ये फॉर्मूला याद रहना, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये याद होना। इसका बढ़िया प्रूफ होता है, थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए अभी हम नहीं कर रहे। तो जैसे मान लो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको यूज करना है, तो क्या क्या समझना पड़ेगा हमको। तो यूनिट वेक्टर ये हमको ए तो दे ही दिया, क्वेश्चन में ही दे दिया,
अब क्या चाहिए, बी निकालना ही है, तो बचा सिर्फ एन वेक्टर। वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन बेसिकली अगर हम इस तरह से बात करें, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है और ये हमारा जेड है। वाई जेड प्लेन ये प्लेन हुआ, यानी कि पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, ये हमारा यूनिट वेक्टर होना चाहिए। जो एन वेक्टर है वो हमारा प्लस आई या माइनस आई होना चाहिए। ये हमारा जो वेक्टर है आई जे के, ये तीनों पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है, इस टाइप से। तो इसका यूनिट वेक्टर हम माइनस एन ले लें या प्लस एन ले लें, बोले प्लस माइनस आई ले लें या प्लस आई ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिट वेक्टर along the reflected ray is equals to 1 by root 3 I cap plus j cap plus k cap minus twice of 1 by root 3 I plus j plus k डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है, मैं माइनस आई ले लिया, एन वैल्यू माइनस है और यहाँ पर भी माइनस आई ले लिया। तो इसको डॉट करेंगे तो ये माइनस आई प्लस आई, ये हमारा -1 हो जाएगा। मतलब 1 बाई रूट 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 2 टाइम्स, और ये जब डॉट करेंगे तो ये माइनस माइनस बेसिकली प्लस हो जाएगा 2 बाई रूट 3, और यहाँ पर एक माइनस आई है। तो फिर से 1, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लो, तो ये हमारा हो जाएगा आई बाई रूट 3 प्लस जे प्लस के अपॉन बाई रूट 3, और ये माइनस 2i बाई रूट 3, ये हो जाएगा माइनस आई बाई रूट 3 प्लस जे प्लस के बाई रूट 3। इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे अगर हम ये फॉर्मूला नहीं यूज करते तो। वैसे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला नहीं यूज करते तो रिफ्लेक्शन के लिए हम इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखो। यहाँ पर ये एक सरफेस है और एक मार्बल स्ट्राइक कर रहा है, तो क्या कहते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी along द प्लेन है वो एज इट इज रहेगी। v sin थीटा अफेक्टेड नहीं होगा, और v cos ऑफ थीटा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। बस इसको रिवर्स करना है और इसको एज इट इज रखना है। तुम देखो तो हमने बिल्कुल वही किया है। हमारा जो यूनिट वेक्टर था, ध्यान से देखिए, वाई जेड प्लेन में along हमारा मिरर था, तो वाई जेड प्लेन के along जो वेक्टर है ये हमारा वाई जेड कंपोनेंट, उस प्लेन के कंपोनेंट ये हैं, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और जो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला है इसमें डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, मतलब माइनस लगा देंगे। यही आया आंसर, माइनस आई बाई रूट 3 प्लस जे प्लस के बाई रूट 3। तो रिफ्लेक्शन में इसका क्वेश्चन रिफ्रैक्शन में भी कैरी फॉरवर्ड होता है, रिफ्रैक्शन में भी इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन रिफ्लेक्शन में या तो ये फॉर्मूला याद कर लो, और नहीं तो फिर हम लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट भी कैरी मतलब ले सकते हैं कि जिस प्लेन में मिरर है उस प्लेन में वेक्टर का जो कंपोनेंट्स होंगे उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो उस प्लेन में एज इट इज रहेंगे, और जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। रिफ्लेक्शन में यही होता है, तो उसको माइनस लगा देंगे जो भी है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी वो माइनस आ चुका है। इसका एक अच्छा सा प्रूफ है, मतलब अभी मेरे को देखा हुआ नहीं है इसलिए हम नहीं अच्छे से बता पा रहे। मे भी कल तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक बार प्रूफ भी बता देंगे, और कुछ और भी वेक्टर वाला जो बात है वो बता देंगे।
वैसे ये याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, डेराइव करने का कोई मतलब नहीं है, बता देंगे हम, लेकिन तुम लोग को ये फॉर्मूला याद हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सारी बातें प्लेन मिरर की थी। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे। स्फेरिकल मिरर में भी हम लोग कोशिश करेंगे चीज़ों को थोड़ा फास्ट रखने का। प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, और भी कहोगे प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर पर तो मैं कर दूंगा, क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन वही है कि क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं ले पाएंगे। क्लास में अगर क्वेश्चन लेंगे तो फिर ये 12 तारीख को पता नहीं तुम लोग का शायद पीटी है और उसमें ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आ रहा है, तो फिर ये आगे बहुत आगे बात निकल जाएगी अगर हम बहुत ज़्यादा इधर से ही क्वेश्चन लेने लगे। तो क्वेश्चन हम लोग लेंगे लेंसेस वगैरह के केस में, मिरर लेंस कॉम्बिनेशन के केसेस, रिफ्रैक्शन में ज़्यादा न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी बनती है, तो रिफ्रैक्शन में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। ये रिफ्लेक्शन में तुम लोग ट्राई करो, जहाँ फंसोगे वहाँ बता देंगे। बुधवार को सारे लोगों का टेस्ट है या कुछ स्कॉलर बच्चों का? तो टर्म टेस्ट अगर हुआ तो पता चलेगा, लेकिन बाकी सबका अलग अलग है। नहीं, पिछली बार क्या हुआ था ना कि एक जो 700 वाले 700 का जो उन्होंने शायद ग्रुप बनाया है, उनका एक अलग शेड्यूल था बुधवार को। पिछले बुधवार को टेस्ट लेने का पूरा पूरा बात था, पिछले के पिछले बार, लेकिन तो दोनों लोग का कुछ ना कुछ शेड्यूल, एक का 12 बजे, एक का 4 बजे, तो इसमें पूरा प्लान कैंसिल करना पड़ा। तो अगर वैसा कोई शेड्यूल है कि सुबह में एक तरफ एक सेक्शन का, बाद में एक सेक्शन का, अगर टर्म टेस्ट होगा जबकि पूरे बैच का होगा, तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये बुधवार को ही, और मेरे को बुधवार को ही टाइम मिल पाएगा अगर ऑफलाइन टेस्ट करना है तो। मुझे लग रहा है कि अब ये अक्टूबर और नवंबर ये बुधवार को फ्री नहीं करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट का ही बात सोचना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग को आज कल में, मतलब कल तक अगर कुछ कंक्रीट मिलता है तो बताओ, फिर हम कुछ सोचते हैं। 2 अक्टूबर को अगर हमको आना हुआ, 2 अक्टूबर को तो ऑफ है ना, उस दिन तो क्लास नहीं रखे ना? हाँ सर। हाँ सर। मैं देखता हूँ अगर 2 अक्टूबर को हम संभव आ पाए, क्योंकि फिर वो ट्यूसडे का क्लासेस है, तो फिर अपन 2 अक्टूबर को ही टेस्ट रख लेंगे, और नहीं तो फिर बुधवार को तो मुश्किल ही दिख रहा है। पार्थ, आपने जो उसमें शेड्यूल शेयर किया था, उसमें हर बुधवार को कुछ ना कुछ शेड्यूल है ना? एक शेड्यूल मेरे को आप ही ने शेयर किया था ना? हाँ सर। हाँ सर, उसमें हर वेडनेसडे को रखा है। तभी से मेरे को ये वेंसडे वाला थोड़ा इशू दिमाग में चल रहा है कि उसमें क्या हर वेंसडे को ही कुछ ना कुछ प्लान किए हुए हैं, हर वेंसडे को इंगेज किए हुए हैं। अब क्या 11 बजे से पहले सुबह में और उससे पहले बात हो नहीं सकता, मेरे को आते आते भी टाइम लगता है। और 1-2 बजे तक, 1:30 बजे तक मान लो अगर बच्चा वहाँ पर है, फिर 2-3 बजे से तुम लोग का उधर इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, सही नहीं रहेगा। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो प्लेन मिरर पर आप लोग क्वेश्चन कीजिए, आपको शेयर कर दिए गए हैं सारे थ्योरी और क्वेश्चन बैंक। कुछ और डीपीपी वगैरह भी मैं शेयर कर देता हूँ। जल्दी से हम लोग स्फेरिकल मिरर खत्म करके रिफ्रैक्शन में इंटर करें, वही सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जो भी क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी है वो रिफ्रैक्शन के बाद से ही शुरू होगा, कायदे से देखा जाए तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।